Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we are going to discuss the changing role of public sector in our economy. अब तक हमने पब्लिक सेक्टर की बात की कि उसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, कि जो गवर्नमेंट की जो एक तरह से एंटरप्राइजेस होते हैं उनकी हमने बात की अब तक। लेकिन अब रोल उनका चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उनके इम्पोर्टेंस में भी बदलाव आ रहा है। नो डाउट वो इम्पोर्टेंट हैं, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनकी ज़रूरत हमें है। लेकिन पहले क्या था कि मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी। 1991 से पहले काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी, इस तरह के काफ़ी सारे बिज़नेस थे जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, प्राइवेट लोग उसमें अपना पैसा नहीं लगा सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस थी और गवर्नमेंट उन्हें अच्छे से चला नहीं पा रही थी क्योंकि एक तो प्रोफेशनल लोग नहीं थे चलाने के लिए। जो मिनिस्टर्स वगैरह के अंडर वो आते थे वो मिनिस्टर्स खुद ही इतने क्वालिफाइड नहीं थे। दूसरा, फंड्स की कमी रहती थी क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा लिमिटेड ही लग पाता था उनमें। तो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा एक प्रोसेस है वो रुका हुआ था कि हमारे देश का विकास हो नहीं पा रहा था, डेवलपमेंट हो नहीं पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए कि हमें जो है इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट जो लोग हैं उनके लिए ओपन करना चाहिए, प्राइवेट लोगों का पैसा उसमें यूज़ हो ताकि फंड्स की कमी दूर की जा सके और जो लोग हैं वो भी प्रोफेशनल पीपल हायर किए जाएं जिससे काम अच्छे से चल सके और वो डेवलपमेंट जो है हमारे कंट्री की वो हो सके। तो इसी के रिगार्डिंग अब गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए और कुछ चेंज किए अपने रोल में। तो यहाँ उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या स्टेप लिए गवर्नमेंट ने। फर्स्ट जो लिया वो था रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़, जिसकी हमने सबसे पहले बात की, जो सबसे मेन स्टेप था रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़। तो 1991 से पहले 17 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के लिए रिज़र्व थी कि उनमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी। बट आफ्टर 1991 के जो बाद सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी रह गई जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिज़र्व रखी। वन इज़ एटॉमिक एनर्जी, देन आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। इन्हें गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा, बाकी सबको उसने जो है वो प्राइवेट के लिए ओपन किया, जो 17 में से बाकी 14 थी। तो इससे क्या हुआ कि जो वो लॉसेस में चल रहे थे उनमें प्राइवेट लोगों का पैसा लगने से उनके प्रॉफिट में आने की संभावना बढ़ी, क्योंकि प्राइवेट जब कोई पैसा लगाएगा तो वो अपनी जान लगा देगा उस यूनिट को सक्सेसफुल बनाने में, प्रॉफिट में लाने में। नेक्स्ट उन्होंने स्टेप लिया प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि पहले क्या था कि आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया जाता था कि आप चलाइए। नो डाउट दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर आईएएस, बट वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं। वो जिस फील्ड में उनकी स्टडी है ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वो ही डिपार्टमेंट मिला हो सकता है वो किसी और डिपार्टमेंट का हेड उन्हें अपॉइंट कर दिया गया हो, उसकी क्वालिफ़िकेशन शायद आर्ट्स में हो लेकिन वो हो सकता है हेल्थ के अंदर कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है। सो यहाँ उन्होंने कोशिश ये की कि प्रोफेशनल लोगों को काम दिया जाए बजाय कि आईएएस ऑफिसर्स को कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट रैंडमली देने के। देन नेक्स्ट इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें ये कहा गया कि परफॉर्मेंस टारगेट सेट किए जाएं
कि जो भी काम है उसके लिए एक टारगेट सेट हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाए कि पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंटल मैनेजर से जवाब मांगा जाएगा, उसको अथॉरिटी दी जाए उसके काम करने की। तो ये वो MOU साइन करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टारगेट पूरा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए वो था प्राइवेटाइजेशन का, या फिर आप प्राइवेटाइजेशन को यहाँ ये भी कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है, हमसे ये यूनिट चल नहीं पा रहा है, तो क्यों ना हम अपना शेयर पब्लिक को बेच दें, प्राइवेट लोगों को बेच दें। जैसे कोई भी ऐसी संस्था है जहाँ गवर्नमेंट के अंडर वो वर्क कर रही है, गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट पर्सन, बड़े बिजनेसमैन ने सोचा कि मैं ये खरीद लेता हूँ, तो गवर्नमेंट ने अपना शेयर उसे बेच दिया। पहले पैसा इन्वेस्ट किया, अब गवर्नमेंट निकाल रही है अपना पैसा उसमें से, तो उसे कहा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, और उस यूनिट का हो गया प्राइवेटाइजेशन, कि अब वो एक प्राइवेट यूनिट बन गया क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना शेयर उसमें से निकाल दिया। ज़रूरी नहीं है कि सारा बेचे, कुछ परसेंट शेयर गवर्नमेंट बेच सकती है, कि रिड्यूस करके 20%, 26% पर गवर्नमेंट ले आई। सो इस टाइप में कुछ हैं ऐसे एग्जांपल्स, जैसे मारुति उद्योग में गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेचा, IBP में, HTL में, इस टाइप में काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट पर्सन उसको खरीदता है शेयर को, वो अच्छे से काम करता है ताकि वो यूनिट प्रॉफिट्स में आ सके। देन उसके बाद हमने जो है गवर्नमेंट ने मतलब एक बोर्ड सेटअप किया, दैट वाज कॉल्ड BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है आपको कि इंडस्ट्रीज़ की और जो फाइनेंसिंग की कमी थी उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया। जो सिक यूनिट्स थे, सिक मतलब जैसे सिक इंग्लिश में आप बीमार को बोलते हो, तो बीमार वो इसलिए हैं क्योंकि वो सही से चल नहीं पा रहे हैं, वो यूनिट्स को इन्हें सौंप दिया जाता था इस बोर्ड को, और वो बोर्ड फिर इनकी कमियों को देख करके उनमें रिस्ट्रक्चर यानी चेंजेस करता था, कि पैसे की कमी है पैसा लगाओ, मैनेजमेंट की कमी है मैनेजर अपॉइंट करो, जिससे वो इंडस्ट्री अच्छे से चल सके। उसके बाद सेटअप किया गया NRF, नेशनल रिन्यूअल फंड। ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्थापित किया गया जिनका भविष्य अगर किसी वजह से खतरे में है, कि उनकी जॉब से उन्हें वॉलेंट्री रिटायरमेंट मिला है या वो सरप्लस में हैं, उन्हें जॉब से बाहर किया जा सकता है, तो उन्हें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो है ये आपका फंड स्थापित किया गया इन 1992। अब ये हमारा कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो गवर्नमेंट ने लिए जिससे रोल चेंज हुआ है पब्लिक सेक्टर का। बेसिकली आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस कम हुई है और प्राइवेट की बढ़ी है। आज के टाइम में प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के मुकाबले। उसके बाद बात आती है जॉइंट सेक्टर कि जैसे ये सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट की पार्टनरशिप की तरह ये लोग काम करते हैं, कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा प्राइवेट का। तो पब्लिक प्राइवेट की जो दोनों की मिक्सअप होता है उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर। जब आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1956 में, तो उस टाइम पे ये नीड जो है वो देखी गई कि ऐसा भी होना चाहिए कि कुछ जो जनता के फ़ायदे वाले कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं, वहाँ सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट पर्सन उन्हें चला रहा है, प्राइवेट लोगों का शेयर है उसमें, तो सरकार को भी अपना पैसा लगाना चाहिए, जिससे थोड़ी सी कंट्रोलिंग पावर सरकार के हाथ में आए और सरकार जनता का वेलफेयर देख सके कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई ये जॉइंट सेक्टर लाने का डिसीज़न लिया गया।
इनकी मेनली मैनेजमेंट और कंडक्ट प्राइवेट हाथों में होता है, बट गवर्नमेंट भी इन्हें कंट्रोल करती है, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करती है एज डायरेक्टर्स। तो इनमें जो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है गवर्नमेंट का 26% और जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसका 25% और रेस्ट आपका जो बाकी का बचा हुआ 49 है वो पब्लिक का, जनता का, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे हम लोन्स वगैरह ले सकते हैं, वो हमारे शेयर्स डिबेंचर खरीदेंगे, 49% उनके द्वारा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मद्रास फर्टिलाइज़र्स, गुजरात फर्टिलाइज़र्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं जॉइंट सेक्टर के। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर। सो ये भी बेनिफिशियल है क्योंकि कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है तो लोगों का, पब्लिक का वेलफेयर इंश्योर हो सकता है। चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ एंड द नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है तो वो हमें नहीं करना है। सो दिस यूनिट इज़ फिनिश नाउ। थैंक यू सो मच।